बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका के अंतर्गत दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर, और यह एक व्यंग्यात्मक दास्तान है। हम आपको बताएंगे यहाँ पर पाठ का सारांश, पाठ के प्रश्न उत्तर, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तान है। प्रस्तुत लेख से यह शिक्षा मिलती है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने बैठे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से भारतीयों में उनके खिलाफ रोष था। यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति तिरस्कार की भावना प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और परतंत्र मानसिकता का वर्णन किया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। देश के तमाम अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरा जाने लगा था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें प्रमुखता से छापी जा रही थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की तैयारी चरम पर थी। सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो चुकी थी। इमारतों को खूब सजाया और संवारा गया था। फिर अचानक भारतीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ही नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीति पार्टियां ने प्रस्ताव पास किए थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। तो देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये है जॉर्ज पंचम की नाक। आइए आगे पढ़ते हैं। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब इंग्लैंड की महारानी भारत के दौरे पर आ रही थी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी का विषय तो था ही। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर मशवरे के बाद तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खूब खंगाला गया, पर वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। पुनः मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं। यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह भारत के उस हर छोटे बड़े शहरों का भ्रमण किया जहाँ जहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ स्थापित थी। दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुँचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों को देखा, परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। आखिरकार मूर्तिकार ने अपनी ओछी मानसिकता पेश करते हुए हुक्मरानों को कहा
कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर लगा देना चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इस घटिया और शर्मनाक हरकत की इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। कुछ दिनों के पश्चात अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने वाली थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, अखबार में किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा हुआ था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए। अभ्यास प्रश्न उत्तर। आइए अब कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, पहला प्रश्न आपके लिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। आप उत्तर लिखेंगे, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। तो ये था यहाँ पर उत्तर पहले प्रश्न का। आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो आप उत्तर लिखेंगे, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। तो इस प्रकार लिखेंगे आप दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? आप उत्तर लिखेंगे, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की आने का संकेत पाते ही नई दिल्ली की कायापलट होने लगी और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। दूसरा, इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ कर उन्हें सजाया संवारा गया होगा। नंबर 3, रानी के आगमन पर रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। नंबर 4, सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। 5वां, स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। अगला, जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। 7वां, मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। 8वां, राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। तो इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। चौथा प्रश्न है बच्चों, जो चौथा प्रश्न है आपका, इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कै और ख में दिए हुए हैं। तो आप कै वाला प्रश्न देखें पहले। यहाँ पर पूछा गया है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप उत्तर लिखेंगे, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्र हित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज और राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से आप चौथे के क प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चौथे में ख प्रश्न है यहाँ पर दूसरा प्रश्न चौथे का, यानी कि जो ख प्रश्न है आइए पढ़ लेते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है।
इस तरह पत्र की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो उत्तर लिखेंगे आप, इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है, विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की शिक्षा दे रही है। यह पीढ़ी अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगी है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। तो इस प्रकार से आप चौथे प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? आप उत्तर लिखेंगे, मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। पहला, कै और ख में लिखेंगे आप, तो कै लिखेंगे, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया गया। नंबर 2 यानी ख लिखेंगे, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसके बाद गए है यहाँ पर, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। तो इस प्रकार से बच्चों आप पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखें। अब है यहाँ पर आपके लिए छठा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे स्थान, ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे आप, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। तो पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर तीसरा, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। और चौथा, रानी आए और नाक न हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। पांचवा, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। अगला, 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। तो इस प्रकार से आप तर्क दे सकते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों, नाक मान सम्मान या प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। आप लिखेंगे उत्तर में, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा है। ये सभी तांत्रिक विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाम का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिकता की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर 8वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? आप उत्तर में लिखेंगे, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उसकी लाट की नाक टूट गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक फिट न बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान या फिर बच्चा ही क्यों न हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्रों गुना ऊंची है। तो इस प्रकार से आप 8वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए पढ़ लेते हैं 9वां प्रश्न और उसका उत्तर। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया?
तो आप उत्तर लिखेंगे अखबारों ने यह खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। 10वां प्रश्न है बच्चों, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर लिखेंगे इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग कसा है। एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचना और करना। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम की के लाट को ही हटवा दिया होता। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। अंतिम और 11वां प्रश्न है बच्चों आपके लिए, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो आप लिखेंगे अखबार उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। तो बच्चों ये था यहाँ पर आपका पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, और हमने आपको बताया यहाँ पर पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और इसे याद करें।